आप सभी को रेमो का नमस्कार। इस लेसन में हम पिछले लेसन के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेसन में आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया कि आखिर हम 1/a क्यों लेते हैं एक दिन का काम। ठीक है, हम कैसे वर्क यूनिट को 1 मानते हैं। एक्चुअली हमने ये सीखा कि चूंकि अगर हम x यूनिट्स भी काम को मान के चलें किसी भी काम को, सो अल्टीमेटली वो x पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम ये निकालते हैं कि a और b मिलाकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, वो x पे निर्भर ही नहीं करता, x कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर x कैंसिल आउट हो जाता है तो हम x को कुछ भी मान सकते हैं। हम 1 मान सकते हैं, हम 2 मान सकते हैं, या 3 मान सकते हैं, या वॉट एवर आई वॉन्ट, 9999 भी मान सकते हैं। लेकिन 1 को मानने का फ़ायदा है, क्योंकि 1 को मानने से हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंप्लीफाइड रहता है कि 1/a। तो न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर एज्यूम करना है तो 1 बहुत सिंपल नंबर है। अच्छा, अब एक बात और करेंगे कि क्या 1 के अलावा भी कोई नंबर मानने में हमारी भलाई है। तो इसके लिए ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे आपने कहा कि a डेज़ में पूरा काम कंप्लीट हुआ, और आपने कहा कि 1/a जो है वो एक दिन का काम है। अगर b डेज़ में b पूरा काम ख़त्म करता है और 1/b मेरा एक दिन का काम है, आप कहोगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। बस एक ही बात है कि यहाँ देखो 1/a फ्रैक्शन में है और 1/b भी फ्रैक्शन में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने कहा कि a की वैल्यू लेट से 8 है, तो 1/a क्या हो गई आपकी 1/8 हो गई। और आपने अगर b की वैल्यू को बोला कि b की वैल्यू हमारी लेट से 18 है, तो ये 1/18 हो जाएगा। अब अगर हमें निकालना है कि a और b मिला के इस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि a और b के एक दिन का काम क्या है। तो आप कहोगे ये होगा 1/8 + 1/18। कई लोगों को डायरेक्ट फार्मूला याद हो जाता है, पर जिनको फार्मूला याद नहीं है उनको 1/8 + 1/18 लिखना पड़ेगा। फिर उनको एलसीएम लेना पड़ेगा कि एलसीएम कितना है। तो एलसीएम आपका 72 है, तो ये 9 हुआ और ये 4 हुआ, तो ये 13/72 यूनिट्स पर डे आ गया। तो कितना दिन लगेगा, वो होगा आपका 72/13 डेज़। ठीक, वो कैसे कैलकुलेट किया मैंने, आप कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/72/13। सो 1 अगर टोटल वर्क यूनिट है मेरा, तो उसके नीचे जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, वो है कितना दिन लगेगा। तो 13/72 को मैंने 1/72/13 के फॉर्मेट में लिखा। आप कहोगे इस रिप्रेजेंटेशन में बस एक ही समस्या है कि नंबर्स फ्रैक्शन में है, और नंबर फ्रैक्शन में होने से मुझे एलसीएम लेना पड़ता है, जो कि एलसीएम हर बार अलग अलग होगा, और फिर मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं कहूँगा इस समस्या को क्या हम ख़त्म कर सकते हैं। आप कहोगे कि इस समस्या को ख़त्म करने का एक तरीका है। ये जो 1 हमने लिखा है, ये तो हमने माना है ना कि काम एक यूनिट है। थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। एक्चुअल में था ये x/a, x/b। हमें पता है कि मेरा आंसर इस x पे निर्भर नहीं है, ये अल्टीमेटली कट जाता है। तो इस x को मैं कुछ भी मान सकता था, तो मैंने 1 मान लिया। आपने कहा कि अगर कुछ भी मान सकते थे तो 1 क्यों मान रहे हो। क्यों ना हम एक ऐसी वैल्यू माने कि 1/a इंटीजर आ जाए, 1/b भी मेरा इंटीजर आ जाए, क्योंकि वर्क यूनिट्स पे तो मेरा आंसर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो आप कहोगे अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये भी मेरा इंटीजर आ जाएगा। अगर कोई नंबर a का मल्टीपल है, यहाँ पर आपने एक नंबर लिया जो a का मल्टीपल है, तो रिज़ल्ट इंटीजर आएगा। और अगर आपने एक नंबर और लिया यहाँ पर जो b का मल्टीपल है, तो यहाँ भी इंटीजर आएगा। बस हमें यहाँ दोनों जगह वैल्यू सेम लेनी है, क्योंकि वर्क यूनिट्स इन दोनों के लिए सेम रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे ऐसा नंबर जो a का भी मल्टीपल है, b का भी मल्टीपल है, अगर ले लिया जाए तो ये दोनों इंटीजर आ जाएंगे। तो एक दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो वो आसानी से निकल के मुझे इंटीजर देगा। तो आप कहोगे ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो a और b दोनों का मल्टीपल हो। तो आप कहोगे वो नंबर हो सकता है एलसीएम ऑफ a एंड b। इसीलिए आपने एक एलसीएम का जो मेथड देखा होगा, उसमें आप टोटल वर्क यूनिट को एलसीएम मानते हो, क्योंकि हम मान सकते हैं हमारा टोटल वर्क x पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, कि वर्क यूनिट कुछ भी हो, हमारा उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है आंसर। ठीक है, तो हम जो भी वर्क यूनिट चाहें मान लें, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखना ध्यान से आप। जैसे ही आपने कहा कि हम एलसीएम ऑफ ए बी को वर्क यूनिट मानेंगे, तो इसका देखो फ़ायदा क्या होगा। मैं आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, और आंसर भी वही आएगा, क्योंकि उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, और आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो, अगर आपने टोटल वर्क को क्या मान रखा है, लेट से आपने मान रखा है कि 8 और 18 का एलसीएम है। 8 और 18 का देखो एलसीएम क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 72। क्लियर है, दैट इज़ इक्वल टू 72। अब जैसे ही मैंने माना कि टोटल वर्क मेरा 72 यूनिट्स का है, ऐसे करके 72 यूनिट्स का है, सो देखो a और b की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू आपकी 8 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पर 18 हो गई। डिवाइड करेंगे ना कि भाई 72 यूनिट्स को अगर 8 दिनों में कोई कर रहा है,
तो एक दिन में कितना करेगा, आपको हो गया 9 यूनिट्स। यहाँ 72 यूनिट्स को कोई 18 दिनों में कर रहा है तो ये कितने दिनों में करेगा, 4 यूनिट्स। सो 9 और 4 का सम कितना आ गया, 9 और 4 का सम आ गया 13। तो यानी ये हो गया आपका कि 13 यूनिट जो वर्क का है वो 13 यूनिट जो वर्क है वो एक दिनों में हो रहा है, और टोटल काम करना कितना है, 72 यूनिट्स। तो उसके लिए मुझे कितना दिन चाहिए होगा, आप कहोगे उसके लिए मुझे 13/72 या 72/13, 72 यूनिट्स अगर करना है तो आपको इंटू नंबर ऑफ डेज जो आपके होंगे वो 72/13 डेज होंगे। ये आंसर आ गया। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आओगे सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। एलसीएम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम वर्क यूनिट को कुछ भी मान सकते हैं, और अगर हम वर्क यूनिट को कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना हम वर्क यूनिट को एलसीएम माने। ठीक है, तो एलसीएम मानने से आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। जैसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे देखो कि आपने कहा कि कोई ए है वो एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, कोई आपका बी है वो उसी काम को, सेम काम जिसकी बात कर रहा हूँ, वो लेट्स से 16 डेज़ में कर सकता है या 15 डेज़ में कर सकता है। ठीक है, ए 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है। अब हमने कहा कि ए और बी मिला के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहोगे कि क्यों ना हम टोटल वर्क यूनिट को इन दोनों का एलसीएम माने। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 आपने एलसीएम माना, तो आप कहोगे ए जो होगा वो 60/12 यानी 5 हो जाएगा पर डे, 5 यूनिट्स पर डे लिखना चाहिए मुझे, या 5 लिख लो, समझ जाओ अगर आप ऐसे ही तो। और ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट्स पर डे। तो ए और बी को कंबाइन करने से जो काम होगा आपका वो हो जाएगा 9 यूनिट्स पर डे, और मुझे टोटल काम कितना कराना है, 60 यूनिट्स का। सो नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो 60 यूनिट्स टोटल काम है, और 9 यूनिट्स पर डे, तो 9 आपका डिनोमिनेटर में हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आप चाहो तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, राइट, सिंप्लीफाई कर लो, और या फिर आप सीधा सीधा यहाँ से आप देख ही पा रहे हो कि आपकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आसानी से आ रही है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 60 यूनिट्स का वर्क कराना है, 9 यूनिट्स पर डे मेरा हो रहा है, तो आपको हो गया 9 6 54 हो गया, 6/9 आपका 2/3 हो गया, 6 2/3 डेज लग जाएंगे। तो ये एलसीएम का तरीका है कि एलसीएम में वैल्यूज़ को लेके आप इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी चैलेंज के। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बताना आपको, कि ये तो एलसीएम के तरीके को आपको एक चीज़ समझना है कि एलसीएम के तरीके में डिपेंडिंग ऑन द डेटा एलसीएम वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ डेटा दिया 12 और 15, तो वैल्यू कितनी आई, 60। अगर मैंने आपको नंबर ऑफ डेज चेंज करके दिए होते, लेट से मैंने कहा होता 8 और 12 आपके पास है, तो आपकी एलसीएम वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो आपको देखना है कि जब एलसीएम रूट आप अख्तियार करोगे तो एलसीएम रूट में आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है कि एलसीएम रूट में जो आपका टोटल वर्क है जिसको आप एलसीएम एज्यूम करते हो ना, ये बार बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे डेटा बदलता रहेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम एक तरीके से और कर सकते थे। वो क्या तरीका था, एफिशिएंसी वाला तरीका। कैसे, एफिशिएंसी वाला तरीका कहेगा कि 12 दिन और 15 दिन में जो एफिशिएंसी रेशियो है आपका, डे का रेशियो कितना है, 12/15, 12/15, तो 3 4 और 3 5 4/5 है डेज़ का। तो एफिशिएंसी रेशियो कितना हुआ, 5/4। एफिशिएंसी रेशियो कितना हो गया आपका, 5/4। अब देखिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैंने एफिशिएंसी रेशियो आपके सामने लिख दी और आपको डे रेशियो पता था 4/5, तो आप टोटल वर्क यूनिट को मान सकते हैं 20 यूनिट्स बिना किसी कन्फ्यूज़न के, कि भाई टोटल वर्क यूनिट हमारी कितनी है, 5 × 4 21 यूनिट, यहाँ भी 20 यूनिट्स हो गई। अब आपको ये पता है कि जब कंबाइंड एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो आप डेज यहाँ ऐसे ही रहने दो, 12 और 15, तो आपको हो गया यहाँ 60 यूनिट्स आपका वर्क यूनिट हो गया। तो सवाल कुछ वैसे ही हो रहा है, बस यहाँ पर हम एलसीएम पहले निकालते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा एफिशिएंसी रेशियो 5/4 है और डे हमने डायरेक्ट लिख दिया 12 डेज़ और 15 डेज़। तो 5 की एफिशिएंसी से अगर 12 डेज़ लग रहा है तो आप कह सकते हो कि 16 यूनिट्स आपका टोटल वर्क हुआ। तो टोटल वर्क अगर दोनों को कंबाइन कर लिया हमने तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 की हो गई पर डे, और 60 यूनिट्स, 60/9। तो एफिशिएंसी वाला जो रूट है वो कहीं ना कहीं एलसीएम आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे। एलसीएम का ही एफिशिएंसी का फ़ायदा ये है कि आप एलसीएम को निकालोगे नहीं आप मैनुअली, आप अल्टीमेटली उस वैल्यू तक रिवर्स तरीके से पहुंच सकते हो कि आपने डेज से निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया आपने एफिशिएंसीज़ का, और फिर डे को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके अगर एक का एफिशिएंसी 5 है और टोटल इसको 12 दिन लगते तो 60 यूनिट का काम हो गया। ऐसे आप आसानी से लिख सकते हो, आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। हर चीज़ ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्या है। जैसे एक चीज़ और भी हम लोग स्किप कर रहे हैं कि जो एफिशिएंसी का रूट है या फिर जो एलसीएम का रूट है, इसमें क्या है, हर बार एफिशिएंसी अलग अलग है, हर बार टोटल वर्क अलग अलग है, ये एक प्रॉब्लम है।
अब इसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना, परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो देखिए क्या बेहतरी होगी। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये होता है कि कोई भी जो काम होता है वो खुद में क्या होता है, 100% यानी 100% काम होता है। एनी वर्क इन इटसेल्फ इज ए 100% वर्क, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ए किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो आप कहोगे 1/12 एक दिन का काम हुआ, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है, परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है इस फ्रैक्शन का, तो आप कहोगे ये होता है आपका 8 1/3%। 1/12 को क्या बोलते हो आप, 8 1/3% होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है, ये ए का एक दिन का काम हो गया, कितना प्रतिशत काम ये करता है, क्योंकि 100% करता है ये 12 दिनों में। फिर आपका 1/15 है, जो काम 15 दिनों में ख़त्म करा है आदमी, वो उसका 1/15 काम होगा एक दिन का, फ्रैक्शन के टर्म्स में। भाई टोटल काम आप करोगे 100% है, 100/15 मेरा कहने का मतलब है, तो 1/15 इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हुआ। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो, राइट, तो आपको मिलता है 62/3%, 62/3%। अब अगर ए और बी मिल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो आप कहोगे ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर देखो, 8 और 6 कितना है आपका 14 आया, नहीं है भाई। 1/15 जब मैंने लिया तो ये वैल्यू आ गई 62/3। सो टोटल अगर हम करेंगे यहाँ पर तो मुझे टोटल मिल जाएगा 15%। अब देखिए टोटल काम मेरा 100% है, और इस 100% काम को अगर मैं 15% की एफिशिएंसी से कर रहा हूँ, पर डे 15% हो रहा है, सो 100/15 मेरा आंसर होगा। 100/15 अगर आंसर होगा तो मुझे 6/2/3 डेज ही मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। वंस यू गॉट दिस 15%, एक्चुअली में 1/15 की वैल्यू आपको मालूम है, परसेंटेज में पता है, अब यहाँ डेज में हो जाएगी ये वैल्यू, 62/3 डेज आ गया। तो कहने का मतलब है देखिए परसेंटेज का बेहतर यह है कि अगर वैल्यूज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे आपको परसेंटेज टॉपिक में बताया गया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन्स हैं, तो वो जो कन्वर्जन्स हैं अगर आपको वो ध्यान है, तो जब भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आती हैं एग्जाम में 1/12 1/15 और आप थोड़ा एडिशन में अच्छे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ओरली कर पाएंगे, आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे आपने कहा 1/12 8 1/3%, 1/15 क्या हो गया आपका 62/3%, जोड़ लिया 15% बन गया, 15% है तो हाँ काम हमेशा न्यूमरेटर में पता है कि 100% होगा। यहाँ देखो बेस्ट क्या है कि जब आपको 15% मिल गया तो आपको 15% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा 100% करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 15% आपका क्या होता है, 15% वैल्यू आपको निकालने की क्या होता है, तो दैट इज़ आप सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे डेज में अगर, तो आपको 100/15 हो जाएगा, जो कि आपका 62/3 डेज हो गया। मेरा सिर्फ समझाने का मतलब यह है कि परसेंटेज का पहला फ़ायदा यह है कि हर बार टोटल काम 100% है, तो मुझे बार बार ये नहीं सोचना कि मेरा एलसीएम कितना है। जैसे यहाँ आपको 60 को 9 से डिवाइड करना था, बट एलसीएम यूज रूट भी बहुत यूज़फुल है कई जगहों पर, कई बार नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज़ अगर हैं, तो आपको यहाँ प्रैक्टिस जब भी सवालों की करनी है तो कोई एक अप्रोच नहीं करना कि केवल परसेंटेज करूँगा, आपको दोनों देखते हुए चलना है। परसेंटेज का मैं दूसरा फ़ायदा भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ए किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी किसी काम को लेट्स से 20 डेज़ में ख़त्म कर सकता है। अब मैंने बोला कि ए ने आपका काम किया है 5 दिन और बी ने आपका काम किया लेट्स से 4 दिन, ठीक है, क्या लेट्स से मैं कहता हूँ ए ने 2 दिन काम किया, तो अगर ए ने किसी काम को 5 दिन किया है और बी 5 दिन में ख़त्म करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में ख़त्म करता है, लेट्स से मुझे प्रोवाइडेड है, तो परसेंटेज से आपको पता है कि अगर ए किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म करता है तो 1/5 कितना हुआ 20%, यानी वो 20% पर डे ये काम करेगा। बी किसी काम को अगर 20 दिनों में ख़त्म कर रहा है तो बी 5% काम करेगा पर डे, 5% काम करेगा पर डे। यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन दोनों सिचुएशंस में। अब 20% 2 दिन कितना हो गया आपका 40% हो गया, 5% आपका 4 दिन हो गया, तो ये आपका हो गया 20%। इतना काम इन लोगों ने कर दिया, टोटल कितना काम हो गया 60%। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि टोटल काम कितना हो गया, 60% काम हो गया, तो कितना काम बाकी है 40%। दैट्स द बेस्ट थिंग इन परसेंटेज, क्योंकि जब टोटल वर्क हमेशा 100% रहता है, तो अगर आप बात करोगे एलसीएम रूट की, तो आपका एलसीएम में एलसीएम निकालोगे आप पहले, एलसीएम निकालने के बाद आप देखोगे कितना काम हुआ है, फिर उस एलसीएम वाली वैल्यू में से वो काम घटाओगे। जब वो काम आप उस एलसीएम वाली वैल्यू में से घटाओगे तो आपको बचेगा काम कितना बाकी है। फ्रैक्शन रूट में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो 1/a 1/b, तो वहाँ 1 में से माइनस करके देखना पड़ता है कि काम कितना बाकी है, कॉम्प्लेक्स है। परसेंटेज में सबसे बड़ा बेहतर चीज़ यही है कि 100% काम था और उस 100% काम में अगर मेरा 60% काम हो चुका है तो काम बाकी कितना है ये ऑटोमेटिकली मालूम है।
क्योंकि 100 माइनस समथिंग आपको नेचुरली आता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 माइनस 62, 38 बोलने में टाइम नहीं लगेगा आपको। मैं बोलूँ 100 माइनस 48, 52 बोलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो 100 के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस पहले से आते हैं, इसलिए ये आसान है बोलना कि 100 के रेस्पेक्ट में अगर 60% काम हो गया तो 40% काम बाकी है। वेरी ईजी टू से, यू विल नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्सिटी इन सेइंग दिस। तो इसलिए ये यूज़फुल हो जाता है कि 40% काम बाकी है और 40% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या है, 2/5 काम बाकी है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन ईजिली डू इट। अब मान लिया इसमें कोई सी भी होता और कहते हैं कि सी की जो एफिशिएंसी है, कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन, कि सी के बारे में बोल दे कि एक आपका सी भी है और उस सी की एफिशिएंसी मान लेते हैं कि है वो 10 दिन में काम ख़त्म करता है, और पूछ लेता है आपसे कि बताओ बाकी बचे काम को खाली सी करेगा तो कितना दिन और लगेगा। तो आपको 10 दिन में ख़त्म करता है, 40% का काम है, ये एक दिन 10% का काम करेगा, 40% का काम करना है तो 4 डेज लगेंगे। सो परसेंटेज रूट जो है ना, रूट जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो ये अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट आई हैव टू यूज़, है ना, क्या मेरा रिमेनिंग वर्क है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन इट। परसेंटेज का रूट भी एक अच्छा रूट है जो काफ़ी यूज़फुल है, जो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करने की नीड है। ठीक है, अब देखिए एक तरह के क्वेश्चंस और पॉपुलर मेनली देखिए टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इट डज नॉट कंटेन मच थ्योरी। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको कहने की बता रहा हूँ कि ए जो है एफिशिएंसी के बारे में मैंने बात करी पिछले लेसन्स में, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं टाइम एंड वर्क में, राइट। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि इस टॉपिक में एक एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ आपका ए बी रूल भी लगेगा। वो ए बी रूल किस सिचुएशन में लगेगा वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा अभी, कि जो आपका एफिशिएंसी है वो रेट ऑफ वर्क है, और रेट ऑफ वर्क में अगर मैं टाइम टेकन लगा दूं कि कितना दिन लगा, तो आपको यहाँ मिलता है वर्क डन, आपको मिलेगा वर्क डन। एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन आपका क्या हो जाता है, वर्क डन। ठीक, अब अगर आपका वर्क डन कांस्टेंट हो गया, अगर आपका वर्क डन कांस्टेंट होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि लेट्स से ए और बी हैं, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 25% ज़्यादा है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी में क्या है कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा है, लिख दिया मैंने। और कहता हूँ मैं कि बी को जो है कोई भी काम पर्टिकुलर काम करने में बहुत ही आसान केस है, मुश्किल नहीं होगी, 10 डेज़ लगते हैं, एक काम करने में 10 डेज़ लगते हैं, तो ए को कितना लगेगा। तो कैसे करोगे आप कहोगे ए की एफिशिएंसी बी से 25% ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा एफिशिएंसी इज़ +1/4 टाइम्स, और काम सेम है, जिस काम को बी कर रहा है 10 दिनों में, ए कितने दिनों में करेगा। तो आप कहोगे एफिशिएंसी अगर +1/4 टाइम्स हो गई तो टाइम टेकन आपका क्या हो जाएगा, -1/5 टाइम्स। यही होता है ए बी रूल। और ये -1/5 आपको दिया हुआ है कितना दिन के बराबर, 10 दिन के बराबर दिया हुआ है। -1/5 10 दिन के बराबर दिया हुआ है क्या, नहीं। आपको बी पता है कि 10 दिन लगाता है बी, तो कह रहे हो आप कि 1/5 टाइम रिड्यूस हो जाएगा ए के लिए। अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई 25%, तो टाइम टेकन विल गेट रिड्यूस्ड बाई 1/5। तो अगर अर्लियर उसको 10 डेज़ लग रहे थे तो 1/5 आपका हो जाएगा सिंपली 2 डेज़। 2 डेज़ कम लगेंगे, -1/5 ऑफ 10 इस 2 डेज़ कम लगेंगे, तो आप कितना लगेगा, 8 डेज़ लगेगा। तो इस केसेस में आप कहीं ना कहीं ए बी रूल भी अप्लाई करोगे। इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब, अभी बस आप इसको ऐसे समझ लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस और बहुत पॉपुलर हैं इसमें, वो है आपका MDH। ठीक है, MDH का मतलब क्या है कि कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई देखिए W यूनिट का जो काम है वो M1 मैन D1 डेज़ में और H1 आवर्स पर डे में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैन डेज और आर का जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली एक वर्क यूनिट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो अगर 10 लोग मिलके किसी काम को 18 दिनों में फिनिश कर रहे हैं, लेट्स से 10 पीपल मिलके किसी काम को 18 डेज़ में फिनिश कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं 180 वर्क यूनिट्स। अब 180 वर्क यूनिट्स होना चाहिए किसी भी इस काम को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लोग 5 हो गए, हाफ हो गए, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितना चाहिए मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ डबल चाहिए, 36, क्योंकि टोटल जो वर्क यूनिट्स हैं आपकी वो क्या हैं, 180 है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं किसी भी टाइम एंड वर्क में, जैसे मैन है, डेज़ है, आवर्स हैं, तो दीज आर बेसिकली अगर इनका इस्तेमाल होता है तो इनका प्रोडक्ट निकाल के हम वर्क यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, कि मैन डेज आर का प्रोडक्ट हो गया तो दिस इज़ ए वर्क यूनिट।
तो किसी भी काम करने के लिए जो W यूनिट का काम है उसको करने के लिए M1 मैन, D1 डेज और पर डे H1 आवर्स लगाते हैं। और सिंपली मैं कहूँगा कि देखो W2 कोई वर्क है उसको M2 मैन D2 डेज में राइट और H2 आवर्स लगाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यही आपको समझना है कि जो मैन डेज आर होता है पर वर्क यूनिट ये सेम होता है, ठीक है। तो किसी सेम काम की हम बात करें लेट से, तो जो पर वर्क यूनिट होता है, जैसे पर वर्क यूनिट अगर हम मैन डेज आवर्स निकालेंगे दैट इज इक्वल। सो लेट्स से कि ये वर्क यूनिट मेरी है 2 यूनिट काम का, M1 मैन लगे D1 डेज और H1, और ये आपका क्या है M2 D2 H2 अपॉन W2, ये W2 वर्क यूनिट है राइट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि W1 अपॉन W2 करके इसको लिख सकते हो। बेसिकली आप बस लॉजिक अंडरस्टैंड कर लो, ये सब एक्सप्रेशन तो आप एग्जाम में ऐसे ही लिख दोगे। MDH पर वर्क यूनिट इज कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने लिख दिया आपका। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूं कि कोई काम है और ये जो काम करने में लेट से कहते हैं कि आपको 18 मिनट लगे, 20 डेज लगे और पर डे उन्होंने डिवोट कितना किया है लेट से 8 आवर्स। और ये जो वर्क यूनिट थी और ये जो वर्क यूनिट थी इनमें रेशियो क्या है, आपको कहेगा दोबारा आपको 2.5 गुना काम करना है। W1 रेशियो W2 कितना हो गया, ये 1 है तो ये 2.5 है, तो आपका 2:5 हो गया। तो आपको यहाँ 2 लिखोगे आप। अब अगली बार जब काम 2.5 गुना है तो इस वर्क यूनिट को मैं 5 लिख दूंगा। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको, वो बता देगा कि भाई जो डेज लग रहे हैं आपके अभी या पर डे जो वो काम कर रहे हैं लेट से, वो जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे कि अब नंबर ऑफ़ आवर्स उन्होंने बोला कि मान लिया हो गए आपके 6, ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ डेज़ काम कर रहे हैं वो लोग, वो मान लिया हमने कि उन्होंने कर दिया कि 18 डेज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने मैन की नीड होगी, तो आप कहोगे ये 6 है, ये 18 से 18 कट जाएगा राइट, और ये आपकी वैल्यू कितनी है 6 है, और यहाँ पर आपका 20 × 8 है। सो मतलब अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करोगे। डेटा ऐसा होगा कि आपका मतलब मे बी ये 4 दिया हो कि कैंसलेशन आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ ये 2 बचा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो आपको मे बी 100 मैन्स लगे यहाँ पर, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल हुआ, 4 2 हो गया और 2 से 2 कट गया, और ये आपका नंबर ऑफ मैन जो निकालने थे वो आपका 100 आ जाएगा। तो वो इसी एक्सप्रेशन में आप रखोगे तो MDH से आसानी से वैल्यू निकल जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर श्योर। हम यही करेंगे कि MDH कैलकुलेट करके आसानी से वैल्यू को निकाल देंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चंस हैं जो इसमें क्वेश्चन टाइप है, वो है आपकी एफिशिएंसी जो होती है ना, मैन हो गया, वीमेन हो गया और चिल्ड्रन, तीनों की बात करेंगे, उनके एफिशिएंसी कंपैरिजन की बात होता है राइट। जैसे इन्होंने लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इक्वेशंस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं कि कहेंगे 2 men एंड 3 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। तो फ़र्क कुछ नहीं होता है, आपको 2 men एंड 3 women अगर किसी काम को ऐसे करते हैं 10 days में तो 1/10 लिखेंगे, परसेंटेज लिखना है तो हम 10% लिख देंगे राइट। फिर उन्होंने कहा कि मान लिया 3 men एंड 2 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन लेट्स से 20 days, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने कि 20 डेज़ में करेंगे, तो ये आपका 5% पर डे हो गया राइट। तो यहाँ से कुछ डिडक्शंस निकलवा सकते हैं, जैसे आपका कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 men + women = 15%। तो यहाँ से men + women एक मिला के काम कितना करेंगे 3% ए डे। पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में कि मान लिया कि हमारे पास ये सिचुएशन दी पहले इन्होंने, ये सिचुएशन बाद में इन्होंने दी। इन सब की क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, है ना, सीधे हैंडआउट्स के। आपको अभी बस बेसिक समझा रहा हूँ कि इक्वेशंस कैसे बननी, कुछ फ़र्क नहीं करना है। पहले जैसे ये था हमारे पास कि एक आदमी ये काम को 10 दिनों में कर रहा है, अब उन्होंने कह दिया कि 2 men और 3 women इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2m + 3w = 10%। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना कि 3m + 2w = 5%। आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए राइट। आई कैन राइट लाइक दिस थिंग्स। तो उनको मैं एक क्वेश्चन को जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, जिस हिसाब से वो पूछेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला कि m + w 3% पर डे है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एक मैन और एक वुमेन अगर मेरे पास है तो कितना दिन लगेगा इस काम को ख़त्म करने में, तो आई कैन से इट इज़ 100% by 3, 33 1/3 days, ठीक है। सो दीज आर द वेज इन विच क्वेश्चंस कैन बी गिवन कि मैन वीमेन चाइल्ड होगा उसकी एफिशिएंसीज को कैसे रिलेट करना है राइट।
तो कैसे इसको करना है। तो थियरी में देखिए टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा एज ए थियरी नहीं पढ़नी है आपको, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ठीक है। वी विल लर्न दीज थिंग थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए पाइप्स एंड सिस्टम्स में क्या होता है कि अंतर सिर्फ इतना होता है देखो कि वहाँ भी ए होगा, वहाँ भी बी होगा, वहाँ भी सी होगा, ऐसे करके होगा। बस यहाँ जो आपके आदमी हैं वहाँ वो पाइप हो जाते हैं। एक ही फ़र्क आता है कि टाइम एंड वर्क में कुछ आउटलेट पाइप्स एंड सिस्टम में कुछ आउटलेट पाइप्स भी होते हैं, आउटलेट पाइप्स होते हैं या लीक्स होते हैं। तो देखो वहाँ क्या होता है, जब वर्क होता है तो तीनों चारों मिलके वर्क कर रहे होते हैं, राइट, सो इट्स ऑलवेज गेट्स एडेड, ठीक है। लेकिन जब हम आउटलेट पाइप्स की बात करेंगे, लीक्स की बात करेंगे, तो ये एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव वर्क। अगर हम वर्क से कंपैरिजन करें तो दिस इज जस्ट नथिंग बट नेगेटिव वर्क। तो जैसे मैंने कहा ए मान लिया 10 घंटे में भरता है, बी आपका 20 घंटे में भरता है, और सी आपका लेट से 25 घंटे में खाली कर देता है। तो सी अगर आउटलेट है तो सी का हम सब कुछ नेगेटिव लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप। बाकी सारी चीज़ें वैलिड है, एलसीएम ले लो, 10 20 25 का एलसीएम लेके वर्क यूनिट मान लो, टोटल यानी टैंक की स्ट्रेंथ मान लो, राइट, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। पर जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो यही होता है कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम कहेंगे देखो ए का कितना है +10%, बी का कितना है तो आप कहोगे 5% प्लस, सी का कितना है तो आप कहोगे ये हो जाएगा -4%। माइनस क्यों लिखा आपको समझ में आया, बिकॉज इट्स ए नेगेटिव, है ना। अब इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ए बी सी का जब आप सम करोगे तो 10 5 15 और 4 11% नेट बन गया, तो 100/11% टाइम लगेगा। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, केसेस होते हैं कि एक पाइप को अल्टरनेटिवली खोला गया, पहले ए खोला फिर बी खोला फिर 1 घंटे के लिए सी खोला, तो क्या होगा, राइट। सो वंस यू जस्ट गेट दीज थिंग्स, आपको ये समझ में आ जाए जो फंडा बेसिक जो मैंने अभी तक आपको बताया इसमें, तो जब भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो क्वेश्चंस में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह के केसेस हैं, इसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। अभी आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए थी, परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हम एक दिन की एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिख सकते हैं। देन यू नीड टू नो वर्क यूनिट्स, एलसीएम निकाल के कैसे लिख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। एफिशिएंसीज के बारे में बेसिक कि ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट इज़ बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिक जब आप सीख लोगे तो सवालों के थ्रू आपकी मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कराऊंगा इस टॉपिक में, एंड यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस टॉपिक फॉर श्योर, ठीक है। थैंक यू।